नमस्कार। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जीव विज्ञान जो कि बायोलॉजी से है। समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है जीव विज्ञान की विशेष प्रमुख शाखाएं से दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। समझिएगा, जीवाश्म जो होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत से जंतु कोशिका से है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया हुआ है कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो देखिए अब ये सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब साइकिल होता है उसी के द्वारा जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन के 6 ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले पाइरूवेट विखंडन कोशिका द्रव्य होती है। कोशिका द्रव्य जलीय पदार्थ को कोशिका झिल्ली एवं केंद्र में पाया जाता है, घटक होता है। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम इत्यादि। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, आपको कोशिका द्रव्य ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को भी ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम ये सब क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे पूछेगा कि आपका जिला कहाँ है तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मेन हो गया ना। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, तो इसीलिए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया मार सकते हैं। ठीक है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो हो जाएगा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देंगे। नीचे दिए गए कोशिका को पहचाने। नीचे जो दिया गया कोशिका है ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनकी उप इकाई संरचना जो होती है वो क्या होता है, 50s 30s से बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भोजन और भोजन और भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चलनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। ये हो जाएगा विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बनते हैं। कितने बनते हैं, 3। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो हो जाएगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्जिकाय को कहते हैं ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो हो जाएगा एटीपी। जैसे जानते हैं मीटर होता है किसका, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे ही ऊर्जा का इकाई क्या होती है, एटीपी होता है। ठीक है, इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवयवी किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट क्या होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वही क्रेब साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट कई उपचायक
पंथों में एक प्रमुख बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट विघटन होता है, तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य। देखिए, ये पूछ दिया फिर एक बार, बहुत पूछा हुआ सवाल, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकृतिकियों में मौजूद नहीं होता है? हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो हो जाएगा WBC, वाइट ब्लड सेल जिसको बोला जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला खून होता है, रोग से संक्रमण से लड़ने की मदद करता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो हो जाएगा औषधियों और विषों का निरावीसीकरण। ATP के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? 30.5 किलो पर मोल। प्राकृतिकी कोशिका की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे दिया गया है, दिए गए विकल्प को गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गलत बताना है, यानी कि झिल्ली बद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। अब पादक कोशिका से क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा हुआ है। किसी पादक में मोटी कोशिका भित्ति यानी सेल वाल वाली किस ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? तो हो जाएगा फ्लोएम में। कहाँ पे? फ्लोएम में। जब आप किसी पादक कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादक कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादक कोशिका को कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो हो जाएगा कोशिका भित्ति। हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होगी, देखिए इतना घुमा के लिखा हुआ है, कुल मिला जुला के क्या है? कोशिका भित्ति प्लांट में रहता है जो कि पानी उनी को रखता है। पादक कोशिका में मौजूद जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं के संरचना में परिवर्तित कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल को अणुओं को एक वर्णतः परामर्श झिल्ली के आर पार होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका परासरण, ओस्मोसिस। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिक कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र A और B में दोनों के कोशिकाओं विभाजन किया गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न में से सही है? ठीक है, तो आपको बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पादक कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो हो जाएगा विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादकों में पाया जाता है? तो लवक। क्या हो जाएगा? लवक जो है कि केवल पादकों में यानी प्लांट में पाया जाता है। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो हो जाएगा हरित लवक। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादक कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पादक कहाँ पा सकते हैं?
देखिए इसका हो जाएगा आपका 4 तीर दिखाए गए स्थान पे, ठीक है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो हो जाएगा आपका अवर्णीय लवक, ठीक है। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो जड़ में पाई जाती है। रक्षक कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? तो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है ताकि वो क्या करे, सेलुलोज और पेक्टिन निर्मित होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति 2 परतें में होती हैं जिनके मध्यम लमेना नामक दीवार होता है, जो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका की आकृति प्रदान करना और कुछ प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। चलनी पट्टिकाएं में पाई जाती हैं? तो हो जाएगा फ्लोएम नली कोशिकाएं। फ्लोएम नली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अपशिष्ट पादप उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो हो जाएगा रसधानियों में। कहाँ पे? रसधानी। अब टिश्यू से क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, एनिमल टिश्यू को पहले देखिए। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वसा ऊतक। क्या हो जाएगा? वसा ऊतक। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो जो चपटी कोशिकाएं होती हैं किस में होती हैं? तो आप ध्यान देंगे, सल्की उपकला अनियमित सीमाएं वाली चपटी कोशिकाओं का एक पतली परत से बना होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा वसामय ऊतक। एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, वहाँ वसा स्टोर होता है। निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों की कुपियों के अस्तर का निर्माण करते हैं? तो हो जाएगा सल्की। क्या हो जाएगा? सल्की। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हड्डी जो है संयोजी ऊतक है। कौन सा है? संयोजी ऊतक। इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो हो जाएगा तंत्रिका और पेशी ऊतक के संयोजन। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऊतक। रक्त और हड्डियाँ संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो हो जाएगा हड्डी। संयोजी ऊतक है तो हो जाएगा रक्त। रक्त भी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो हो जाएगा संयोजी ऊतक। मुंह की परत, जो मुंह की परत होता है उसमें पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, ठीक है। तो पपड़ीदार उपकला ध्यान रखेंगे, जो कि इपिथेलियम उपकला कहते हैं टिश्यू। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा है। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? तो पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक सब पशु ऊतक है, ठीक है। ऊतक हमारे मुंह का आंतरिक स्तर को बनाता है, ये हो जाएगा सरल स्मैंक एपिथेलियम। एपिथेलियम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं, तो ये हो जाएगा संयोजी ऊतक में। कहाँ पे? संयोजी ऊतक में। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। स्क्वेमस इपिथेलियम ऊतक फेफड़े के एल्वलाई और जानवरों में अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां
अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? तो हो जाएगा अधिचर्म कोशिका में। अधिचर्म कोशिका में। ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं तो हो जाएगा इपिथेलियल। क्या हो जाएगा? इपिथेलियल। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? क्यूबाइडल इपिथेलियल की अंतरिक्ष निर्मित होता है। क्यूबाइडल इपिथेलियल ध्यान रखेंगे। आयतफलकी। हिस्टामिन स्राव कोशिकाएं जो कि संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला हो जाएगा अवकाशोतक के बीच जो होता है क्या होता है? तो आपको ध्यान देना है। इसका हो जाएगा आंसर अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतक के अपेक्षा अधिक पाया जाता है। निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है तो हो जाएगा रुधिर। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं तो ऊतक जो है वाहिका ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। पादक ऊतक से देखिए जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के उत्तरदायी होते हैं? तो हो जाएगा वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका और वाहिका ध्यान रखना है। पादकों में रेजीज और गोंद विशेषकर क्या संचित करते हैं? तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये हो जाएगा आपका पादकों में रेजीज और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। विभोई ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? तो हो जाएगा रसधानी। क्या हो जाएगा? रसधानी। फ्लोएम पौधे के संवहनी ऊतक होता है जो कि पोषकों का परिवहन करता है। जो पोषक हैं उसके परिवहन करता है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा पुराना जाइलम। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? कोलेकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो जो फ्लोएम के संबंध में जो सही है वो हो जाएगा आपका फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। मूर्धतक यानी कि पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक यानी क्लोरोकाइमा और व्यूतक यानी कि एरोकाइमा क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बड़ा आंसर है दोस्तों, ध्यान देंगे। हरित ये सब देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? संवहनी ऊतक। ठीक है, ध्यान देंगे। पौधों में विभोई ऊतक जो है कि क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन विभेदन। ठीक है, इसे ध्यान रखें, विभेदन विभोई ऊतक। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादकों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो इसका हो जाएगा आंसर पुराने जाइलम में, हार्टवुड में। किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बसंत। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो हो जाएगा लिग्निन। अगला देखेंगे, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? तो हो जाएगा पेरेन्काइमा। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का उत्पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो हो जाएगा फ्लोएम। ऊतक संवहन पुल बनाते हैं तो हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम के चलनी वाहिकाएं फ्लोएम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है,
जो फ्लोएम पौधे होते हैं, चलनी नलिकाएं, सूखी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदक, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्थूल कोणक ऊतक जो होता है यानी कोलेनकाइमा कोशिकाओं कानों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। कोलेनकाइमा के उत्तर कोलेनकाइमा लचीलापन। कोलेनकाइमा जो होता है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी होती हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों में अनियमित रूप से मोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। लिग्निन के कारण स्केलेनकाइमा कोशिकाओं का दीवार मोटी होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो हो जाएगा शीर्ष विभोज ऊतक। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो हो जाएगा जाइलम। एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो कि फ्लोएम में क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो हो जाएगा जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। सामान्यतः अस्थायी ऊतक नहीं है तो हो जाएगा जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो हो जाएगा जाइलम। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है? पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो हो जाएगा जाइलम। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो हो जाएगा पेरेन्काइमा। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों के से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम। ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने में पृथक होती हैं तो हो जाएगा विभोजक। ठीक है, मेरिस्मेटिक ध्यान रखिए। अस्थायी ऊतक जो है वो मेरिस्मेटिक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यानी विभाजोतक के द्वारा किया जाता है। मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं? स्थायी ऊतक बनाते हैं। विभोज ऊतक यानी मेरिस्मेटिक ऊतक एकमात्र पादक ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसको ध्यान रखेंगे। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका विभोज ऊतक। अंतर्वेशी विभोज ऊतक क्या होता है? तो ये पत्तियों के तल में पाया जाता है। पार्श्व विभोज ऊतक के कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। तने या जड़ का घेरा जो कि लेटरल विभोज ऊतक के कारण बढ़ता है। अग्रस्थ यानी शीर्ष मेरिस्मेटिक के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है जो कि तना और जड़। एरियोलर ऊतक अंगों के इस भाग में पाया जाता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है, आंतरिक अंग का सहारा देता है। स्केलेनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो हो जाएगा
स्क्लेरेंकाइमा। किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनता है? तो हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा फाइबर। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो हो जाएगा जटिल ऊतक। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये हो जाएगा सेलुलोज पैक्टिक। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य खाद्य का प्रवाह करना होता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरेन्काइमा, जीवित होता है। ठीक है। निम्न में से कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर प्रक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो हो जाएगा वही मृदुतक यानी कि पेरेन्काइमा। ठीक है। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा का कोशिका का उपयोग करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभोज ऊतक। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए कोशिका को अलग किया जाता है।